हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का जीके के इस एपिसोड में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर खास करके एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जीके का केवल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसके अलावा आपको मैं पीवाईक्यू को करवाते हुए काफ़ी कंसेप्ट बताऊंगा और उसके आधार पे आप बहुत सारा चीज को सीख रहे होंगे। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आया तो ये तो आपका फिक्स्ड है। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि कुछ न्यू क्वेश्चन को भी टैकल करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे जो जीके 2022 फर्स्ट में आने की संभावना है। इसको अलग अलग पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 हमारा होगा, आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन के सिलसिला को। ठीक है, देखिए अगर आप हमसे बात कीजिएगा तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस अलग अलग बन जाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग करेंगे तो आपका जनरल नॉलेज का यहाँ पर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। तो मोस्ट वीवीआई में जैसे मान लीजिए जीके का जो भी ज्योग्राफी का होगा, केमिस्ट्री का होगा, यानी कि बायोलॉजी का होगा, कुछ भी उसे हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मेजर प्लेट है। ठीक है, तो मेजर प्लेट निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट दोस्तों मेजर प्लेट है। और ये दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में हर साल आता है, लगभग हर साल रिपीट होता है ये जीके के क्वेश्चन। मान लीजिए आप अगर पिछले का क्वेश्चन भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन तो जरूर आता है। बाकी सब प्लेट जो है माइनर प्लेट है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मेजर प्लेट और माइनर प्लेट या प्लेट का क्या काम है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। चलिए दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं। लगता है मेरा फिगर हर बार यहाँ पे आ गया है, कोई नहीं, हम इसे हटा देते हैं ताकि आप लोग को डिस्ट्रक्शन ना हो। चलिए ओके दोस्तों, देखिए हमारा इसका सही उत्तर मैंने आपको क्या बताया, ए होगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हमारा पृथ्वी का जो थीन आउटर सेल है ना, वो अलग अलग मतलब पीस में टूटा हुआ है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। अगर ठेठ भाषा में मैं बोलूँ तो जैसे मान लीजिए हमारा ये पूरा अर्थ है, तो इसके नीचे प्लेट अरेंज होते हैं जिस पे हम लोग उसके ऊपर में रहते हैं। और नीचे बेसिकली ये प्लेट जो होते हैं एक लावा मेंटल के ऊपर होता है और ये फ्लोट करते रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, ठीक है, और उसमें एक अचानक बीच में आइलैंड हो गया। मान लीजिए कोई बड़ी सी रिवर है, उसके बीच में आइलैंड हो गया। ठीक उसी तरह से हमारा प्लेट है, लावा के नीचे ये तैरते रहता है। और तैरते जब कोई चीज रहेगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा डोलन तो होता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा तो वो डोलेगा ही, या थोड़ा थोड़ा तो वो स्लाइड करेगा, जिसके वजह से भूकंप वगैरह आता है, अलग अलग चीज होती है। और ये प्लेट आपस में फिट रहते हैं, ठीक है, पजल तरह के, और ये एक दूसरे पर स्टक भी नहीं करते एक जगह पे। ठीक है, और ये फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग सरफेसेस में, रॉक में। जैसे प्लेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं और एक ट्रांसफॉर्म प्लेट होते हैं। इन्हीं प्लेट के वजह से दोस्तों क्या होता है कि कई बार माउंटेन्स बनते हैं, कई बार दोस्तों अलग अलग प्रकार के शेप्स तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूँ सिंपल भाषा में, तो दोस्तों देयर आर मेजर, माइनर एंड माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट। ये सारे बात हम कर रहे थे टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। टेक्टोनिक प्लेट दोस्तों 3 तरह का होता है, एक मेजर होता है, माइनर होता है और एक माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप मेजर प्लेट की बात करेंगे तो इसमें कुल मिला के 7 मेजर प्लेट्स हैं। ये आपको ध्यान में रखने, आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मेजर प्लेट है, कौन माइनर प्लेट है। इस 7 में एक पहला अफ्रीकन, दूसरा अंटार्कटिक, उसके बाद यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक और साउथ अमेरिकन। दोस्तों हमारा जो प्यारा प्यारा भारत बना है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोस्तों टकराया है, तब जाके बना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो हिमालय रेंज बना इसी वजह से बना हुआ है। ठीक है, ओके। और दोस्तों हवाईयन आइलैंड जो है दोस्तों ये पैसिफिक प्लेट के द्वारा क्रिएट किया गया। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका आइलैंड है, ठीक है, ये आइलैंड कौन सा प्लेट आपका बनाया है, तो ये उत्तर इसका पैसिफिक प्लेट होगा। और उसके बाद दोस्तों ये प्लेट्स के नाम आपको दिमाग में रख लेने ताकि आपके एग्जाम में काम आएंगे और आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने इसको वेल अरेंज कर दिया। ठीक है, देख लीजिए, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 7 आपके मेजर प्लेट्स हैं, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक, अफ्रीकन, पैसिफिक। माइनर प्लेट है नाजका, फिलिपियन, केकोस, अरेबियन, जुएन दी फूका, कैरेबियन और स्कोटिया। ये 7 माइनर प्लेट है। तो आप इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना भी सकते हैं। अगली बार ऐसा पूछ दे, आपको 3 मेजर प्लेट दे दे और इसमें से 1 माइनर प्लेट दे दे और बोल दे कि बताइए इसमें से कौन माइनर प्लेट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। लोकटक लेक
लेक दोस्तों आपको पता है लोकटक झील कहाँ पर है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। दोस्तों लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में इसको और बेहतरीन ढंग से हम समझते हैं इसका एनालिसिस को, ठीक है। देखिए ये लोकटक लेक का आपका कुछ दोस्तों यहाँ पर आकृति है, यहाँ पर फुमिट्स काफ़ी बने हुए हैं, ठीक है। अभी आपको समझाएंगे सारा चीज़ लेकर, ठीक है। चलिए देखिए लोकटक लेक इज नॉट ओनली द लार्ज फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए कह रहा है लोकटक लेक केवल नहीं तो मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बल्कि ये यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड यहाँ पर जिसको फुमित कहते हैं। तो दोस्तों फुमित बनता कैसे है, चलिए इन चीज़ को समझते हैं। लोकटक झील भारत में ताज़े पानी का सबसे बड़ा झील है। परतों की मोटाई का 20% हिस्सा पानी में डूबा रहता है, शेष 80% सतह पर तैरता दिखाई देता है। ये परतें इतनी मजबूत होती कि यहाँ की स्तनपायी जानवरों का वजन आराम से झेल लेती है। स्थानीय बोली में इसे फुमित कहते हैं। वही आपका वाटर के ऊपर में जो परत बनता है उसी को फुमित हम लोग कहते हैं। अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो ये ऊपर में जो आपका कुछ इस तरह का पानी के ऊपर में जो परत बन रहा है इसे हम लोग फुमित कहते हैं। और आराम से कोई भी स्तनपायी जीव हैं, जो भी छोटे छोटे जीव हैं, उसका ये आराम से वजन झेल सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि कौन सा ऐसा झील है जिसमें फुमित का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई साहब लोकटक झील, ठीक है। ओके चलिए अब भारत की कुछ प्रमुख झीलें जो है आपको दिमाग में रखनी है। देखिए उलर लेक स्वीटेस्ट वाटर लेक कहा जाता है इसे, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। लोकटक लेक दोस्तों है मणिपुर में। चिल्का है ओडिशा में, ठीक है। मतलब आप ऐसा याद रख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको लेक का नाम याद नहीं आता तो ऐसे याद करना कि दिशा को चिल्का हुआ, दिशा को क्या हुआ, चिल्का हुआ। दिशा कौन है, अब हमारे नेटिव लैंग्वेज में चिल्का को कहते हैं छोटा बच्चा जो पैदा लेता है, ठीक है। हमर बउआ हमर चिल्का ऐसे बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं। तो दिशा पाटनी को क्या हुआ, चिल्का हुआ। चिल्का माने बउआ हुआ। और चिल्का लेक आप याद रखिएगा, तो चिल्का लेक कहां पर, ओडिशा में, ठीक है। ओके और दोस्तों पुलिकेट लेक कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आप इस प्रकार से मतलब याद कर सकते हैं, ठीक है, कि पुल्ली खेरने के लिए हम आंध्र प्रदेश के धरा पे जाएंगे, ठीक है। भीमतल लेक दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, तो बड़े बड़े वीर वहाँ से हमें मिले हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि भीम वीर भी हमें वहीं से मिले, इस तरह से आप रख सकते हैं भीमतल लेक, ठीक है। तो क्योंकि बड़े बड़े जो रेजिमेंट है उत्तराखंड के ही बिलोंग करते हैं। कोलोरी लेक यहाँ पर आंध्र प्रदेश में दोस्तों है। पेंगोन लेक ये लद्दाख में है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है। और सांभर दोस्तों राजस्थान में। ये साल्ट लेक है दोस्तों, यहाँ से नमक का निर्माण होता है। ये साल्ट लेक है, क्या है, सांभर लेक, साल्ट लेक, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन से आप कितना कर पा रहे हैं, यही तो बेहतरीन तरीका है करने का। सो मोरारी लेक कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है। ओके कई सारे जम्मू कश्मीर में लेक है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। नागिन लेक है, शेषनाग लेक है, ठीक है, लेकिन उतना वो महत्वपूर्ण नहीं। ये सारे लेक काफी महत्वपूर्ण थे, आपको दिमाग में याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया सारे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चिल्का वाला, पुल्लीकेट वाला आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रदीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ विच रिवर। दोस्तों प्रदीप पोर्ट है किस डेल्टा पर है, किस नदी के डेल्टा पर। तो दोस्तों आप आराम से इसका मीनिंग लगा सकते हैं। देखिए गंगा नदी जहां से बहती वहां पर कोई पोर्ट ही नहीं है। पहले तो ये कट गया, क्यों, क्योंकि गंगा नदी दोस्तों मान लीजिए कि कहां से निकलती है, तो आपकी उत्तराखंड से निकलते हुए थोड़ा सा यूपी कवर करते बिहार से होकर बांग्लादेश से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर चली जाती है, गिर जाती है। तो इससे सीधा बात ये बता हुआ कि भाई यहाँ पर कोई पोर्ट तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो इसलिए गंगा नदी होगा नहीं। अब देखिए बाकी अब आपका महानदी पर ये है प्रदीप पोर्ट, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, ठीक है। और आपका काम रहा कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे मैक्सिमम पोर्ट है। अरे मैं क्यों लिख रहा हूँ, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे मैक्सिमम पोर्ट है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए आपका प्रदीप पोर्ट हम बता देते हैं, और आज आपको मेजर पोर्ट के बारे में हम चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए प्रदीप टाउन एंड द मेजर पोर्ट इस सेंट्रल ओडिशा स्टेट में है प्रदीप पोर्ट, ध्यान रखिएगा, और ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। और ये महानदी रिवर के मुंह पर है, जहाँ पर इसका मतलब मुंह पर का मतलब जहाँ नदी निकलती है, ठीक है। और उस ये जो डेल्टा बनाती है प्रदीप पोर्ट पे, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रदीप पोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रदीप पोर्ट कैसे याद रखेंगे, तो हमारा प्रदीप हमारा जो है वो काफ़ी महान है, मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ों को तुरंत आंसर दे सकता है। तो महानदी आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके चलिए अब हम कुछ मेजर पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए कांडला कहाँ पर है दोस्तों। तो कांडला जो पोर्ट है आपका कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप बताइएगा मोरमागो पोर्ट कहाँ पर है, मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, और कोचीन पोर्ट आपका कहाँ है, केरला में। अगर आपको भारत का नाम का राज्य का नाम भी याद रहेगा तो आप आराम से पोर्ट को लोकेट कर सकते हैं। बताइए तूतीकोरन कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में, ठीक है। आपको मैंने पीछे पूछा था, उसका भी आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। चेन्नई पोर्ट आपको पता है, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, और कलकत्ता पोर्ट, ठीक है।
आपको ये दिमाग में रखने हैं। ओके, चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। मेजर पोर्ट्स हमारा खत्म हो गया यहाँ पर, और उसको हम एक स्लाइड शो में भी देख लेंगे। देखिए, चलिए हम इसको स्लाइड शो में देखते हैं। देखिए, कांडला पोर्ट कहाँ पर है, तो दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। प्रदीप पोर्ट कहाँ पर है, तो ओडिशा में है, ठीक है। और नावासाबाप JNPT जिसे कहते हैं ये महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। मैंगलोर दोस्तों कर्नाटका में है। मारमागो आपका है दोस्तों गोवा में। कोचीन केरला में है। चेन्नई दोस्तों आपका है तमिलनाडु में। तूतीकोरन आपका तमिलनाडु में। एनोरिया दोस्तों कामराजर ये तमिलनाडु में। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछा जा सकता है जो मैंने आपसे पीछे पूछा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिकतम पोर्ट है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु में है, मैक्सिमम 3 पोर्ट है। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है, तो दूसरा नंबर पे आपका दोस्तों है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आपके दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है जिसमें 2 पोर्ट है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स के हिसाब से सजाइए राज्यों को, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये आप आराम से याद कर सकते हैं, आराम से ट्रिक आप आराम से अप्लाई करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कांडला, ठीक है, तो कांड करने के लिए सभी लोग गुजरात चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी लोग आते हैं और पाकिस्तानी लोग गुजरात में कांड करके भाग जाते हैं, ठीक है। और हमारे भारतीय वायुसेना भी वहीं कांड करते हैं, बड़े बड़े मिसाइल का परीक्षण करते हैं। कांडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और प्रदीप के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब विशाखापट्टनम, ठीक है, तो विशाखा जो है प्रदेश चली गई, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, तरह से याद रख सकते हैं। हल्दिया वाली कहाँ की थी, तो बंगाल की थी, ठीक है। और मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर और बेंगलोर याद रखिएगा, कर्नाटक, कर्नाटक का बेंगलुरु, तो कर्नाटक आप बोल सकते हैं, ठीक है। और मारमाग्यो है तो इसको दोस्तों गोवा से रिलेट करके, गाओ यहाँ पर है, यहाँ पर गोवा है, तो दोनों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। कोचीन, कोचीन पढ़ने के लिए हम चलेंगे कहाँ पर, केरला, क्योंकि केरल में शिक्षा बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिहार में भी हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसा मत बोलो, ठीक है। तो कोचीन पढ़ने के लिए हम केरला जाएंगे क्योंकि हम वहाँ इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। ओके, चेन्नई तमिलनाडु। तूतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है। ओके, चलिए अब ये आसानी से आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से आपको मैंने बहुत चीज़ सिखाया है इसमें, ठीक है। ये नहीं कि मैं 7-8 क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है दोस्तों। जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है ये कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन करता है दोस्तों, इसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। ये सब काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, पूरा दुनिया का ओरिजिन कैसे हुआ, दिस एक्सप्लेन्स बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ओके, चलिए आगे हम लोग बातचीत करते हैं। ओके, देखिए बिग बैंग थ्योरी क्या है कि मोस्ट एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगेन अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो। बहुत सारे मतलब जो है एस्ट्रोनॉमर को ये बिलीव हुआ कि 15 बिलियन एगो जो है अर्थ शुरू हुआ है, पृथ्वी शुरू हुई थी, या वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स शुरू हुई थी, जिसमें ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ होगा और उसी को बिग बैंग कहते हैं। और इस थ्योरी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने के बाद कहा गया कि जो आपका ये पूरा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स जो है ये एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये 2 व्यक्तियों के, ठीक है, द्वारा बताया गया था। फर्स्ट डेवलप्ड बाय 1927 जॉर्ज से लेमनेत्री और जॉर्जिया गैमो, ठीक है, ये दोनों ने एक्सप्लेन किया था। चलिए अब यहाँ पर कुछ बात हम समझ लेते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस दोस्तों है ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपसे पूछ देगा, जिस प्रकार से ये पूछा गया कि नेबुलर हाइपोथेसिस किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको उत्तर देना है। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है दोस्तों, ये नेबुलर हाइपोथेसिस दोस्तों संबंधित है ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम से, जैसे सन और स्टार से, ठीक है। और आपसे पूछेगा बाइनरी थ्योरी किससे संबंधित है, हाउ ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट अपोजिट कैरेक्टर, मतलब 2 अपोजिट कैरेक्टर के केमिकल कंपाउंड से कैसे 2 ऑब्जेक्ट बने हुए, इसको बताता है बाइनरी थ्योरी। ब्लेंस्टीमियल थ्योरी क्या बताता है कि जितने भी प्लेनेट है, प्लेनेट का स्पेलिंग गलत है, माफ कीजिएगा, जितने भी प्लेनेट है वो सब एक्युमुलेशन है, रिजल्ट क्या, स्मॉल बिट ऑफ मैटर के, यानी कि छोटे छोटे मैटर आकर मिल गए तभी जाके प्लेनेट बने हैं, ठीक है। ओके, चलिए ओके, जो ब्लेंस्टीमियल प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी अर्थ है, आपका मार्स है, मरकरी है, वीनस है, ये सब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखिए नेबुलर थ्योरी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के में रुचि में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, लिथोस्फीयर किसको कंसिस्ट करता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अपर एंड क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ठीक है। तो क्रस्ट तो होता ही होता है, इसके बाद अपर सॉलिड मेंटल भी होता है, उसको लिथोस्फीयर कंटेन करता है। अगले स्लाइड में इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। लिथोस्फीयर बेसिकली होता क्या है, तो पृथ्वी का ऊपरी परत जहां पर हम लोग रहते हैं, मिट्टी उसमें लगा रहता है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसी चीज को। देखिए इसका आंसर मैंने आपको सी बताया, आप गौर से देखिए, ये आपका है सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, ये नीचे उसके है जो लाल वाला ये मेंटल है, ठीक है।
और कोर है तो कोर में एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है। सबसे अधिक दोस्तों टेम्परेचर कोर में होता है, कोर में जाना संभव नहीं है, ठीक है। ओके, जिस दिन इंसान कोर में पहुंच गया समझ लो सन पर भी पहुंच सकता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अब हम लोग क्रस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। देखिए क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर है और ओशियनिक क्रस्ट जो होता है थीनर होता है, जैसे कि आपको पता है ओशियनिक क्रस्ट होता है, हमारा पृथ्वी पर क्रस्ट होता है, ठीक है। और क्रस्ट बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्रस्ट में क्या मिला हुआ रहता है, टॉप मेंटल, ठीक है। और दोस्तों इसको हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं। अभी यही क्वेश्चन आपका था, जो क्रस्ट में क्या होता है दोस्तों, टॉप ऑफ मेंटल मिला रहता है, उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर का मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। मेंटल मतलब मिडिल लेयर होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा थिक लेयर होता है, ठीक है। और इसका टॉप पर्सन क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। जैसे पीछे आप स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आप। कोर तो आपको पता ही सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, दो भाई होता है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है। इसमें से नॉन मेटेलिक मिनरल कौन है, तो पहले ये पता करो कि मेटेलिक मिनरल कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आयरन कॉपर ये सब मेटेलिक मिनरल है। तो नॉन मेटेलिक मीका आपका है क्या दोस्तों, मीका सिंह, ठीक है, बिना मेटल का बना हुआ, ठीक है। और मीका सिंह नहीं, मीका मेटल, ठीक है। अब चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टपकने की सीधी संभावना है, ठीक है। ओके, देखिए चलिए आप मिनरल के बारे में आपको हम डिटेल में समझाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है, अच्छे से। चलिए देखिए अब मिनरल दोस्तों आपके दो तरह के होते हैं। देखिए मिनरल, वो मिनरल होते क्या है सर, तो मिनरल जो पृथ्वी के अंदर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे ये देख लो एक्सट्रैक्ट करके निकल गया, ठीक है। तो मिनरल बेसिकली भैया दो तरह का होता है, एक मेटेलिक मिनरल होता है और एक नॉन मेटेलिक मिनरल होता है, ठीक है। भाई मेटेलिक मिनरल किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है सर, जिसमें मेटल का मात्रा रहेगा उसे हम मेटेलिक मिनरल कहेंगे, जिसमें धातु भी पाया जाएगा उसे मेटेलिक मिनरल कहेंगे। जैसे आयरन और हो गया और बॉक्साइट हो गया, ठीक है। अब भाई नॉन मेटेलिक मिनरल किसको कहेंगे, जिसमें भाई मेटल नहीं रहेगा, उदाहरण के तौर पे मीका हो गया, जिप्सम हो गया और लाइमस्टोन हो गया, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल। अगली बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन मेटेलिक मिनरल है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से मैं दे दूंगा, एक मीका में दे दूं, ठीक है। इसके बाद आपको जिप्सम में दे दूं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको लाइमस्टोन दे दूं और उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं किसका, बॉक्साइट का, ठीक है। तो आप मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई बताओ मेटेलिक मिनरल कौन है, तो आप पहले ये आपको पता चल गया कि भाई ये तीनों तो नॉन मेटेलिक है, क्योंकि इसमें मेटल की मात्रा पाई नहीं जाती, आयरन पाई नहीं जाती, माफ कीजिएगा, इसमें मेटल की मात्रा पाई ही नहीं जाती। जब मेटल की मात्रा नहीं पाई जाती है तो भाई ये तीनों तो नॉन मेटेलिक है, तो बच कौन गया, तो बॉक्साइट की आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनने का कई तरीके देखिए। अब मेटेलिक मिनरल भी दो तरह का होता है, एक होता है भाई साहब फेरिक और एक होता है नॉन फेरिक, ठीक है। फेरिक कहने का मतलब जिसमें आयरन की मात्रा हो उसे हम फेरिक कहते हैं, यानी लोहे की मात्रा हो, और नॉन फेरिक का मतलब जिसमें आयरन की मात्रा ना हो, ठीक है, लेकिन अदर मेटल कंटेन करता हो, जैसे गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए और कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर और क्रोमाइट, ठीक है, ये फेरिक मेटल है, ठीक है, और बाकी सब नॉन फेरिक बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके एक ही स्लाइड में बहुत सारा क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखिए और डिटेल में हम लोग समझते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स को लेकर, ठीक है। देखिए इसमें उदाहरण के तौर पर आपका मीका हो जाएगा, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, एबेस्टोस, उसके बाद मैग्नेसाइट, उसके बाद केनाइट, उसके बाद जिप्सम, डायमंड, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल, इसमें मतलब मेटल की मात्रा नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल मीका के कुछ प्रॉपर्टी देख लिए, हो सकता है पूछा जा सके, ठीक है, एग्जाम में। देखिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करवा रहा हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए मीका क्या है, एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रेजिम से बनता है, ठीक है। और ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफी काम आता है, ठीक है। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इनकैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर में इस डिवाइस में मीका का यूज होता है। अगली बार कहीं ये ना पूछ दे तो ध्यान में रखियो आप लोग, ठीक है। उसके बाद सीट एंड ब्लॉक मीका दोस्तों, इसका भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में काफ़ी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों बेसिकली जो मीका कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, अजमेर और आंध्र प्रदेश में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो आपसे अगली बार क्वेश्चन ऐसा कहीं ना पूछ दे कि भाई मीका किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक हो जाए, ठीक है। तो छोटा नागपुर में आप जाना और कोई 3 ऑप्शन अलग अलग हो। देखिए आपको मैं डायमंड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों डायमंड क्या है दोस्तों, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, ठीक है। देखिए कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वैसे 3 होते हैं लेकिन मैं 2 ही बात कर रहा हूँ। एक होता है आपका डायमंड और दूसरा दोस्तों होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ओके, और ये आपसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन के एलोट्रॉप्स है, तो डायमंड और ग्रेफाइट। चलिए मैं आपको डायमंड के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी दे दूं, ठीक है। देखिए डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शनल दोस्तों कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इस वजह से काफी कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। और जिसके कोवेलेंट तेज रहते हैं उसमें दोस्तों आपको पता है कि ज्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा।
देखिए ये हार्ड होता है क्योंकि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोस्तों इनके जो पार्टिकल्स हैं काफी टाइटली अटैच होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसमें नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है, स्पेसिफिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, इस वजह से तोड़ना मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। दोस्तों ये इनसॉल्युबल होता है पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जो पोलर सॉल्वेंट होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, ये दोस्तों उसमें क्या होता है कि दोस्तों ये डिजोल्व नहीं करता, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और आपके बारे में मैं आपको एक बता दूं, ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ये सेशन महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लैंड टेरिटरीज ऑफ इंडोनेशिया इज नॉट टच्ड बाय द इक्वेटर, ठीक है। देखिए इक्वेटर से कौन टच नहीं करता है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये सुमात्रा, सुल्वेसी और कैलिमिंटन, ये सारे अगर इंडोनेशिया जैसे ये मान लीजिए हमारा, अगर मान लीजिए इंडोनेशिया से इस तरह से मान लेते हैं कि मान लीजिए इंडोनेशिया, और आपको पता है यहाँ से क्या पास करता है, इक्वेटर पास करता है। तो दोस्तों एक बात देखिए, ये सुमात्रा, सुल्वेसी और ये कैलिमिंटन, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ टीचर आपको पढ़ा देंगे बेटा ये इंडोनेशिया आइलैंड है, ये वगैरह है, और आप उसके अंदर की बातें नहीं जानोगे तो एग्जाम नहीं करेक्ट करोगे, ठीक है। ये तीनों जो है ना दोस्तों ऊपर में ही पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि जावा सबसे नीचे होता है। अगर आप जावा को देखोगे ना, अगले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे, तो वो सबसे नीचे होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा जावा, क्योंकि जावा को टच नहीं करता है, सबसे नीचे होता है, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, देखिए एक मिनट, देखिए ये आपका दोस्तों क्या है, यहाँ गौर से देख सकते हैं, जिससे इक्वेटर पास करता है, जिस कंट्री से, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद गेबन है, उसके बाद कोंगो, उसके बाद दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसके बाद उगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबिती। देखिए इंडोनेशिया के ऊपर से पास कर जाता है, ठीक है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमारा ये रहा दोस्तों इक्वेटर 0 डिग्री, इस तरह से आप देख सकते हैं, कंटिनेंट साउथ अमेरिका को टच करते हैं, अफ्रीका को, और उसके बाद दोस्तों इंडोनेशिया के देखिए ऊपरी वाला भाग, और आपका जावा आइलैंड दोस्तों नीचे में यहाँ पर, ठीक है, जावा आइलैंड नीचे में, तो इसलिए जावा को टच नहीं करता, बाकी 3 जो आइलैंड है उसको टच करते हुए निकल जाता है इंडोनेशिया का, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए और इसे कॉपी में उतार लीजिए कि मतलब इक्वेटर किन किन देशों को टच करता है, ठीक है। ओके, चलिए आपको मैं थोड़ा सा मैप में और दिखा देता हूं। देखिए ये आपका रहा इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, और ये गौर से देखिए आपका ये पूरा इंडोनेशिया का ही इलाका है, ठीक है। ओके, और यहाँ पर आप जो भी आइलैंड मैंने पीछे चर्चा किया है, सारे आइलैंड इस पर है, ठीक है। ओके, इसीलिए दोस्तों ये सारा ऊपर से टच करते जाता है, जबकि दोस्तों आप जावा देखिए ये नीचे रहा, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर टच नहीं करता, तो वो बाकी 3 आपका सुमात्रा था, सुल्वेसी भी यहीं पर कहीं पर होगा इस तरह, ठीक है, और ऊपर में ही सारे हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए इंडोनेशिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। देखिए आपका जो दोस्तों इंडोनेशिया, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दोस्तों क्या आइलैंड कंट्री विथ मोर देन 17,000 आइलैंड्स यहाँ पर है, ठीक है। इट हैज 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, रैंक्ड एज सेकंड द पोजीशन फॉर द सेम। कंट्री में से कोई कंट्री ऐसा है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वो आपका मान लीजिए इसका आप नाम ले सकते हैं, इंडोनेशिया का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है ये, ठीक है। ये यहाँ पर इसके पर एक जावा आइलैंड है जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलस आइलैंड है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। ओके, इंडोनेशिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट अलोंग विथ इंडिया। इंडिया में काफी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है इंडिया के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं, ये कुछ फैक्ट था इंडोनेशिया के बारे में। देखिए इंडोनेशिया कुछ नया इसके लिए नियम मतलब नया कुछ आया है इसके लिए अभी करंट में आपका, कि इंडोनेशिया नेम न्यू कैपिटल नुसांतरा। देखिए नुसांतारा जो दोस्तों इंडोनेशिया का नया कैपिटल बना, जैसे कि आपको पता है कि जकार्ता जो डूब रहा था, इस वजह से आपका इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल जो बना नुसांतारा बना है दोस्तों, ठीक है। ओके, किसको रिप्लेस किया, तो सिंकिंग जकार्ता। इंडोनेशिया विल मूव इट्स कैपिटल मिनरल रिच ईस्ट कैलिमिंटन एंड इंडोनेशियन प्रोविंस दैट आइलैंड्स ऑफ बुरनई, ठीक है। तो अभी तो नुसांतारा दोस्तों न्यूज में था, आपसे पूछ देगा कि नया कैपिटल कौन बनाया इंडोनेशिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये आपको जवाब देना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। आप बताइए इसमें से कौन सा कॉल्ड करंट है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण दे देता हूँ कि कॉल्ड करंट कौन से, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो के बारे में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया और क्या चीजें आपने गेन किया इसमें से, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर है कैलिफोर्निया करंट, माफ कीजिएगा मैं ऑप्शन के ऊपर रहा हूँ। कॉल्ड करंट आपके कुछ है, ठीक है। देखिए जो ये वाले आपके ग्रीन, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये सारे कॉल्ड करंट है, ठीक है। देखिएगा एक चीज,
जो आपके एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जो इक्वेटर के पास से जो भी करंट लगभग बहते हैं ना इक्वेटर के पास से, वो लगभग आपके हॉट करंट रहते हैं दोस्तों, या वार्म करंट रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखिए इक्वेटर के बारे में थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बात बोलूँ, जैसे अगर आपसे मैं बोलूँ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो आप समझ जाएंगे यार ये तो वार्म करंट होगा, इक्वेटर के नॉर्थ में चलेगा, ठीक है। अगर मैं कैलिफोर्निया करंट बोलूंगा तो आप कहेंगे अरे कैलिफोर्निया करंट मतलब अलग टाइप का होगा, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं ये करंट, ठीक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको काम आ सके, ठीक है। ओके, आपके एग्जाम में अगली बार कहीं ऐसा ना पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें से आपके जो है दोस्तों वार्म करंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ करेंट्स आप देख सकते हैं, अच्छे से आप याद कर लीजिए इस मैप को देखकर, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा हमारा ये सेशन, ठीक है। और आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आपकी मदद की जरूरत है ताकि दोस्तों हम वीडियो हमारा ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा लोगों को मैं मदद कर सकूं दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को सही से पढ़ा सकूं दोस्तों। अपना राय लास्ट में जाकर जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर दोस्तों विजिट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।